हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग बात कर रहे हैं एनर्जी साइंस एंड इंजीनियरिंग की। तो साथियों, आपको पता है कि सब्जेक्ट कोड आपका हो सकता है KOE 043 या फिर यदि आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे तो आपका सब्जेक्ट कोड होगा KOE 033। ठीक है, ये सभी ब्रांच के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप जिस भी ब्रांच में होंगे सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए पढ़ना है। ठीक है, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है हमारा साथी यूनिट 5 का पार्ट 1। जी हाँ साथियों, अब मैंने यूनिट 4 तक पूरा कवर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो देख लिया होगा, अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दिया होगा। जो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 में पार्ट 1 की वीडियो हमने बात करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो क्या है, वेस्ट क्या है और प्रोलिफरेशन क्या है न्यूक्लियर का, और क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, क्या है इसके इफेक्ट। ठीक है, ये हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो साथियों, यदि आपको और अभी वीडियो पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है चैनल का, वहाँ पे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा सकते देख सकते हैं। आपको फ्रंट पेज पर ही या होम पेज पे ही आपको मिल जाएंगे। जो भी करंट सब्जेक्ट चल रहे हैं आपको वहीं पर मिल जाएंगे और आप अपना सभी सब्जेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। तो ये साथियों, बात करते हैं, शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो आज हम पहले बात करेंगे जो वर्ल्ड एनर्जी सिनारियो है वो क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो आइए हम बात करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि वर्ल्ड एनर्जी सिनारियो WES, जिसको हम शॉर्ट्स में बोलते हैं, शॉर्ट में आर अ सेट ऑफ 4 लॉन्ग टर्म सिनारियो। क्या है ये सिनारियो, मतलब क्या सिनारियो क्या होता था, परिस्थिति होती है ना, परिस्थितियाँ क्या होती हैं, सिचुएशन कंडीशन है, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो 4 कंडीशंस को हम बात करते हैं, डेवलप्ड बाई द वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल जो WEC है। ध्यान दीजिएगा, जो सिनारियो है वर्ल्ड एनर्जी सिनारियो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, WEC द्वारा। और ये 4 लॉन्ग टर्म सिनारियोज हैं जिनके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, टू एक्सप्लोर द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी सिस्टम। इसमें हम बात करते हैं कि हमारा जो ग्लोबल एनर्जी सिस्टम है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। दिस सिनेरियो आर डिजाइन टू हेल्प डिसीजन मेकर्स हैं उनको हेल्प करता है कि डिफरेंट पाथवेज ऑफ द वर्ल्ड कुड टेक टुवर्ड्स मोर सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर, की जो फ्यूचर में हमारा जो वर्ल्ड है वो किस प्रकार से आगे सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर की ओर कैसे जाएगा, उसका क्या रास्ता होगा, किस कंडीशन पे होगा। ठीक है, उसकी यहाँ पे बातें करता है। तो यहाँ पे 4 वर्ल्ड एनर्जी सिनारियो हैं। आइए हम इसको बात करते हैं कौन कौन सी हैं। पहले यहाँ पे देख पाएंगे, पहला है जज। ठीक है, जज। तो यहाँ पे पहला ये क्या बताता है कि ये बताता है कि जो ये सिनारियो एज्यूम करता है कि जो वर्ल्ड है, जो हमारा ग्लोबल है, जो हमारा संसार, वो क्या करेगा कि वो जो हमारा फॉसिल फ्यूल्स हैं उसी पे रिलाई करेगा, उसी पे बना रहेगा लंबे समय तक। ठीक है, और क्या होगा, थोड़ा बहुत जो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, उस पर थोड़ा बहुत मूव करेगा, लेकिन अधिकतर उसका विश्वास जो बना रहेगा वो हमारा फॉसिल फ्यूल्स पर, जो जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस हैं, जैसे हमारे कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, नेचुरल गैसेस हो गए, उन्हीं पर वो रिलाई करेगा, उन्हीं पर विश्वास करेगा। ठीक है, और भारी विश्वास उसी पर रहेगा। और जो क्लीन एनर्जी है उस पर थोड़ा सा भी ट्रांजिशन देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम और आगे बात करें, पहला आता हमारा, फिर उसके बाद दूसरा आता है सिम्फोनी। सिम्फोनी क्या बोलता है कि दिस सिनेरियो अज्यूम दैट देयर विल बी ए मोर रैपिड ट्रांजिशन टू द क्लीन एनर्जी, मतलब कि लोग फॉसिल फ्यूल्स को छोड़ करके क्लीन एनर्जी की ओर जल्दी से मूव करेंगे विद सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब कि अधिक से अधिक लोग चाहेंगे कि हम जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स हैं उनका यूज करें एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल्स, इसको छोड़ेंगे और किस पे आएंगे, क्लीन एनर्जी पे आएंगे। ये हमारा बताता है सिम्फोनी। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा पॉस। पॉस में क्या बताता है, दिस सिनेरियो अज्यूम दैट वर्ल्ड विल एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, मतलब कि जो इकोनॉमिक है या पॉलिटिकल है उसमें क्या होगा, अस्थिरता आएगी, इनस्टेबिलिटी आएगी, जिसके कारण क्या होगा, विच विल स्लो डाउन द ट्रांजिशन ऑफ क्लीन एनर्जी। उसमें क्या हो जाएगा, फिर जो मैं क्लीन एनर्जी यूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे सोचने का मतलब पहले हमारा क्या था, फॉसिल फ्यूल पे था, फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करते थे, लेकिन फिर सिम्फोनी में आया तो क्या हुआ कि अधिकतर रिलाइज किस पे करने लगे, वो करने लगे क्लीन एनर्जी रिसोर्सेस में। फिर क्या हुआ, इसमें कहाँ आया, लोग इकोनॉमिक या पॉलिटिकल कंडीशंस आएंगी, गड़बड़ हो जाएगी या कंट्रीज की, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा जो क्लीन एनर्जी है उसको यूज करना कम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आता है पॉस में। फिर आता है रिवाइंड में। दिस सिनेरियो अज्यूम दैट द वर्ल्ड विल अबंडन इट्स कमिटमेंट टू लो कार्बन फ्यूचर एंड इंस्टेड रिटर्न टू द रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। इसमें बोलेगा कि जैसे हम अभी बात करें कि हमको लो कार्बन, हमको ऐसे एलिमेंट यूज करने चाहिए, ऐसे एनर्जी यूज करनी चाहिए, ऐसे फ्यूल यूज करने चाहिए जिसमें कार्बन एमिशन कम से कम हो। लेकिन उस टाइम पे क्या होगा कि ये जो कमिटमेंट है वो लोग क्या करेंगे, तोड़ देंगे, वर्ल्ड में पूरा कमिटमेंट ये टूट जाएगा, फिर वो रिलाई करने लगेंगे फॉसिल फ्यूल पर। ठीक है, फिर वो फॉसिल फ्यूल पर आ जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ये 4 स्टेजेज हैं, आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्या था,
पहले में था लोग फॉसिल फ्यूल को ज़्यादा यूज करेंगे और क्लीन एनर्जी को कम करेंगे। फिर दूसरे में आया, फिर इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, ट्राइपेड इंक्रीज देखने को मिलेगा किसमें, क्लीन एनर्जी या फिर रिन्यूएबल एनर्जी में। फिर तीसरे में क्या हुआ, जब बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में रिसोर्स करने लगेंगे तो जानते हैं आप रिन्यूएबल एनर्जी कॉस्टली होता है और बहुत सारी चीज़ें उसमें उसके खुद ही ड्रॉबैक हैं। तो उसके कारण क्या होगा, हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आएगी, जिसके कारण लोग जो क्लीन एनर्जी है उस पर से थोड़ा सा मुड़ जाएंगे और आ जाएंगे फॉसिल फ्यूल की ओर। फिर आगे क्या चलेगा कि फिर लोग जो लो कार्बन फ्यूचर है उसके कमिटमेंट को तोड़ देंगे और फिर कैसे फॉसिल फ्यूल पर फिर रिलाई करने लगेंगे, फिर फॉसिल फ्यूल्स यूज करने लगेंगे। तो ये कुछ वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो थे जो 4 ही स्टेप में है, 4 टाइप्स हैं। इसको आप याद रखिए, एग्जाम में यही लिखने के होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ की फाइंडिंग ऑफ WES वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियोज के कुछ फाइंडिंग्स हैं, कुछ डाटाज हैं, आइए हम उसको बात करते हैं। ये बताया जाता है कि जो ग्लोबल एनर्जी डिमांड है वो एक्सपेक्टेड ग्रो बाई 20%, वो 20% और इंक्रीज हो जाएगी बाय द ईयर ऑफ 2050 तक, कि जो एनर्जी की डिमांड हो 20% बढ़ने वाली है। और उसमें जो रिन्यूएबल एनर्जी का रिसोर्स का शेयर है, जो रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है वो 2020 में 20% था, जो बढ़ करके 2025-50 में 35% बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जो ग्लोबल एनर्जी मतलब जो टोटल मिक्स है जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें से रिन्यूएबल एनर्जी जो हमारा है वो 20% से बढ़ करके वो 35% हो जाएगा। आगे बात करते हैं द शेयर ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन द ग्लोबल एनर्जी मिक्स। जब ये साथी बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा ना, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिक्लाइन होगा कितना, 80% से घट करके 65% पर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर लोग ज़्यादा जो रिलाई करेंगे, जो ज़्यादा विश्वास करेंगे, फिर जो ज़्यादा यूज करेंगे वो रहेगा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 4 में, द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फॉल मेकिंग इट्स इंक्रीजिंगली कम्पिटेटिव विद फॉसिल फ्यूल्स। देखिए हम अधिकतर क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी हमारी एडवांस हो रही है, ठीक है, उसके हम क्या करेंगे, उसका एफिशिएंट बढ़ा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी का, जो हमारे कंपोनेंट है, जो हमारे डिवाइसेस हैं, जो हमारे मेथड्स हैं, उनका हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि जो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस हैं या फिर जो उसका कॉस्ट है वो कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल। जब साथियों ऑब्वियस है, जब कॉस्ट कम हो जाएगा तो लोग फॉसिल फ्यूल छोड़ करके हम किस में आ जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी में आ जाएंगे। हम कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम को छोड़कर किस में आ जाएंगे हम, फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो हमारे हाइड्रो पावर है, टाइडल पावर, उस सब में हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे थे वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो के। उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। आइए अब हम बात करते हैं कंजम्पशन ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस इन इंडिया। ठीक है, एनर्जी में जो हमारे इंडिया में जो एनर्जी रिसोर्सेस हैं उनका कंजम्पशन क्या क्या है। तो पहला हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, जो हम इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है हमारा कोल। ठीक है, कोल क्या है, कोल इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, इसमें लगभग हमारा इंडिया क्या है 46% ऑफ द टोटल कंजम्पशन हमारा होता है कोल के रूप में। ठीक है, ये हमारा 2021 का डाटा है। हम कैसे यूज करते हैं इसको, हम करते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रिक जनरेशन करते हैं, इससे हम इलेक्ट्रिक जनरेट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, अधिक से अधिक हमारे कोयले जलाए जाते हैं, थर्मल जो हमारे हीट होता है उसमें उसको स्टीम हीट उत्पन्न करते हैं जला करके, फिर उसको जो स्टीम वाटर होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार से हमारा थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो हमारा क्या होता है कि इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में सबसे ज़्यादा कोयला यूज होता है। और आल्सो ये इंडस्ट्री में भी यूज होता है और कभी कभी खाना पकाने में भी यूज होता है। आप जानते हैं खाना पकाने में बहुत ही कम यूज होता है, लेकिन इंडस्ट्री में भी काफ़ी यूज होता है। दूसरा हमारा आता है ऑयल। देखिए कोयल हम यूज करें 46%, लेकिन हम यूज कर रहे हैं ये सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे इंडिया में, जिसका हमारा अकाउंट है लगभग हम इसको 23% हम इसका यूज करते हैं ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं अधिकतर ट्रांसपोर्टेशन में। आप जानते हैं पहले क्या चलती थी, ट्रेनें चलती थी, ट्रेनें चलती हैं, डीजल ट्रेनें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे एज ए ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं। और साथियों बसेस होती हैं वो भी यूज करते हैं, व्हीकल यूज करते हैं, वो सब ऑयल ही तो हैं, क्रूड ऑयल से हम जब इसको रिफाइनिंग करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग डीजल मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है। ठीक है, तो सभी चीज़ें वहीं से मिल रही हैं। तो इसको भी हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में, कभी कभी कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं। आपको याद होगा जब हमारे यहाँ केरोसिन का ऑयल मिलता था, केरोसिन ऑयल आता था, तो उससे भी लोग क्या जाता था, स्टोव जला करके खाना बनाते थे। ठीक है, अब बात करते हैं बायोमास की। बायोमास क्या है, बायोमास इज द थर्ड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ द एनर्जी इन इंडिया। ठीक है, ये लगभग 21% हम इंडिया में यूज होता है बायोमास। ठीक है, बायोमास इज यूज प्राइमरी फॉर कुकिंग, जैसे गोबर गैस हो गया। ठीक है, वो बायोमास का ये ग्रुप है। जैसे हमारा हो गया सोलर बायोमास हो गया, अधिकतर इसको हम बात करते हैं गोबर गैस की ही। और यहाँ पे पा गया, बट इट इज ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री एंड फॉर पावर जनरेशन। अगर ज़्यादा मात्रा में हो गया तो इससे पावर जनरेट भी करते हैं और इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। तुम्हारा हो गया कोल 46%,
ऑयल हमारा 23% है और बायोमास हमारा 21% है। एक्सेप्ट दैट देयर आर टू मोर एनर्जी रिसोर्सेज विच आर नेचुरल गैसेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी। नेचुरल गैस हमारा फोर्थ लार्जेस्ट एनर्जी रिसोर्सेज है जो जिसका हम यूज 6%, जिसका कंट्रीब्यूशन टोटल एनर्जी कंजप्शन में सिर्फ 6% ही है नेचुरल गैस का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साथियों, यही याद रखिएगा किसका कितना कंट्रीब्यूशन, बाकी तो आप एग्जाम में लिख ही रख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस इज यूज प्राइमरली फॉर द पावर जनरेशन, इसको हम पावर जनरेट के लिए यूज करते हैं और कभी कभी इसको हम इंडस्ट्री में और आपको कुकिंग के लिए भी यूज करने को देखने को मिल जाता है। अब बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी। आप देख सकते हैं ना, जितना भी मैंने बात किया कैसे हैं, इसको छोड़ करके बाकी सब कैसे थे, फॉसिल फ्यूल थे, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस की, ये कैसे थे, फॉसिल फ्यूल थे। लेकिन अब यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे इस जैसे हमारा रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हो गया हमारा सच है सोलर पावर, विंड पावर एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, ये इसका जो कंट्रीब्यूशन है टोटल एनर्जी कंजम्पशन में वो सिर्फ 4% है। इन इंडिया की बात करना चाहती हूँ, सिर्फ इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मैंने बात कर रहा हूँ डिफरेंट एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया। ठीक है, और हम क्या करते हैं इसमें, द शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडियन एनर्जी मिक्स इज एक्सपेक्टेड टू द इंक्रीज इन द कमिंग ईयर्स। आप जानते हैं कि अब हमारे इंडिया में देखिए अलग अलग कैंपेन चलाए जा रहे हैं, सोलर पे सब्सिडी दी जा रही है ताकि हम अधिक से अधिक रिन्यूएबल एनर्जी पे डिपेंडेंट हों। ठीक है, एज कम्पेयर टू द फॉसिल फ्यूल्स जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ताकि हम क्लीन एनर्जी की ओर जा पाएँ। तो इसलिए यहाँ बोला जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे इंडिया में, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी अधिक से अधिक यूज होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको दो टॉपिक समझ में आ गया होगा। जो हमारा था पहले क्या था, वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो, फिर दूसरा था हमारा कंजप्शन ऑफ डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज ऑफ इंडिया। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आइए अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर वेस्ट एंड प्रोलिफरेशन। ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट क्या है और प्रोलिफरेशन क्या है, साथियों आराम से एक 1 बाय 1 दोनों को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इस टॉपिक को समझने में। देखिए न्यूक्लियर वेस्ट क्या है, आप पता है, मैंने आपको बताया भी था पहले जब हमने न्यूक्लियर पढ़ा रहा था, वहाँ पे डिफ्यूजन पढ़ाया, पूरा सा चीज़ पढ़ाया है, थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे उसको हम थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है ये जो बाय प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल, जो न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है ना, हम पूरा न्यूक्लियर से क्या होता है, एनर्जी जनरेट करते हैं ना न्यूक्लियर से, तो वही इसी का फ्यूल साइकिल का पूरा एक बाय प्रोडक्ट हमारा वेस्ट है। वेस्ट क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है, तो वही हमारा वेस्ट है जो हमारा कहलाता है न्यूक्लियर वेस्ट, विच इज प्रोसेस द जनरेटिंग ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जिसको हम जब न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट करते हैं उस प्रोसेस में हमारा बाय वेस्ट हमको बाय प्रोडक्ट मिलता है। ये कैसा होता है, रेडियो एक्टिव होता है, मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ हार्मफुल रेडिएशन इमिट करता रहता है। ठीक है, तो और इसके लिए टॉक्सिक भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि ये ह्यूमन हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए दोनों के लिए हार्मफुल है। तो यहाँ पे एक गंभीर समस्या बनी हुई है न्यूक्लियर वेस्ट को कैसे कम से कम किया जाए। ठीक है, फिर इसको कैसे डिकम्पोज किया जाए। यहाँ पे लगभग 3 टाइप के हम यहाँ पे बात करने वाले हैं न्यूक्लियर वेस्ट की। ये 3 टाइप के हैं। पहले हमारा हाई लेवल वेस्ट, इसमें क्या है, ये मोस्ट रेडिएक्टिव टाइप न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं स्पेंट फ्यूल डार्ट्स ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन। अभी बात करेंगे स्पेंट फ्यूल डार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, वही मटेरियल होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे ये हाई रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं। ठीक है, मटेरियल हैं। न्यूक्लियर वेस्ट हाई लेवल वेस्ट कंटेन्स द फिजन प्रोडक्ट्स एंड ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट जनरेटेड इन द रिएक्टर कोर। जो रिएक्टर कोर में जैसे देखिए जो हाई लेवल वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो फिजन प्रोडक्ट होते हैं, किसके, और ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट जैसे यूरेनियम हो गया जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा है। ठीक है, वो हमारे आते हैं हाई लेवल, वो आते हैं हमारे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स में। अभी मैं आगे इसके लिए बात करने वाला हूँ। ठीक है, HLW मतलब कि हाई लेवल वेस्ट कितने होते हैं, वॉल्यूम में सिर्फ 3% होते हैं टोटल वेस्ट का, लेकिन क्या होता है कि 95% से ज़्यादा रेडियोएक्टिविटी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कितना, 95% ये वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम में कम है लेकिन वेस्ट में इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। अगला हम बात करते हैं इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट इज लेस रेडियोएक्टिव देन हाई लेवल वेस्ट से, लेकिन ये क्या होते हैं कि इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी द हजार्डस, लेकिन तब भी इनको हम मानते हैं कि हानिकारक हैं या खतरनाक हैं। ILW इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वेराइटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग द reprocessing of spent fuel, the decommissioning of nuclear facilities and the mining and milling of the uranium। मतलब कि समझ गए होंगे थोड़ा सा, ये कैसे हैं कि ये हजार्डस हैं, भले ही मत कम मात्रा में है। ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे हमारा हो गया रिप्रोसेसिंग ऑफ स्पेंट फ्यूल, जो हमारे स्पेंट फ्यूल है उनको रिप्रोसेसिंग करते हैं। स्पेंट फ्यूल बताते हैं साथियों कि जो फ्यूल हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होने वाले हैं उनको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पेंट फ्यूल। ठीक है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ फ्यूल यूज होते हैं।
द डीकम्युनिशिंग ऑफ द न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड द माइनिंग एंड मिलिंग ऑफ यूरेनियम। जब हम यूरेनियम की माइनिंग या मिलिंग करते हैं तभी वहाँ से हमारा इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट का प्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं लो लेवल वेस्ट क्या होती हैं। इट इज़ द लीस्ट रेडियोएक्टिव टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट, ठीक है, सबसे कम, जैसे नाम ही बताया गया लो लेवल, इनका क्या है, इफेक्टिवनेस बहुत कम है। LLW इज लो लेवल वेस्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज, जैसे हमारा हो गया ऑपरेशन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज, हम कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज में कुछ चेंज कर रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ा सा निकल सकता है। द क्लीन अप ऑफ रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन, जो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन है उनको हम क्लीन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हमको लो लेवल वेस्ट मिल सकते हैं। या फिर जब हम कुछ रेडियो मटीरियल का जब मेडिकल में यूज करते हैं तभी हमको लो लेवल वेस्ट हमको मिल जाता है, ठीक है, वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो साथियों ये थे हमारे हाई लेवल वेस्ट, इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट और लो लेवल वेस्ट। लेकिन यहाँ कुछ अलग टाइप से भी हम इसको देख सकते हैं, देखिए कैसे कैसे। इनके अलावा भी एक हमारा है ट्रांसयूरेनिक वेस्ट, जैसे मैंने अभी बात किया है, तीनों टर्म आपने देखा था। इज टाइप ऑफ ILW, मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट का, दैट कंटेंस आइसोटोप्स विद एटॉमिक नंबर्स ग्रेटर देन 92। 92 किसका है, जैसे यूरेनियम को हो गया, ठीक है, यूरेनियम 92 से जिनका एटॉमिक वेट 92 से ज़्यादा है उनके आइसोटोप्स जो होते हैं वो हमारे ट्रांसयूरेनिक वेस्ट कहलाते हैं, ठीक है, जिनका जो एक इंटरमीडिएट लेवल वेस्ट का हमारा एग्जाम्पल है। ट्रांसयूरेनिक वेस्ट इज कंसिडर टू बी पार्टिकुलरली हजार्डस, ये भी हमको नुकसान ही होता है, हजार्डस इसको कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है कि इट रिमेन्स रेडियो एक्टिव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, ये मिलियंस ऑफ ईयर, काफ़ी सैकड़ों सालों तक, ये अरबों सालों तक ये हमारे इफेक्टिव बने रहते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हजार्डस माना जाता है। स्पेंट फ्यूल क्या है साथियों, मैंने बताया अभी, इट इज़ द फ्यूल दैट हैज़ बीन यूज्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फ्यूल यूज किए जाते हैं उनको बोलते हैं हम स्पेंट फ्यूल। स्पेंट फ्यूल इज स्टिल हाईली रेडियोएक्टिव एंड इट मस्ट बी केयरफुली मैनेज एंड डिस्पोज ऑफ, इनको केयरफुली मैनेज करना चाहिए और आसानी से इनको मतलब कि इफेक्टिवली इनको डिस्पोज कर देना चाहिए, ठीक है, डिस्पोज करने में दिक्कत होती है लेकिन तब भी इनको कोशिश ये रहे कि अधिक से अधिक इनको डिस्पोज कर दिया जाए ऐसे मैनर में, ताकि इनसे रेडियोएक्टिव जो मटेरियल है, जो रेडियोएक्टिव रेडिएशन है कम से कम हमको इन्वायरमेंटल को हार्म में पहुँचाएँ। अगला हमारा आता है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स। ये हमारे क्या हैं, देखिए, जैसे मटेरियल दैट एमिट रेडिएशन, रेडियोएक्टिव मटेरियल कैन बी फाउंड इन नेचर, ठीक, कहीं मिल सकते हैं। दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा भी हमारे प्रोड्यूस हो सकते हैं। बहुत सारे हैं साथियों, अब इसको देखेंगे। द रेडियोएक्टिव मटेरियल दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी वेस्ट, आर टिपिकली यूज्ड मेडिकल अप्लायंस, इंडस्ट्रियल अप्लायंस एंड रिसर्च। बिल्कुल साथियों, कई सारे ऐसे मटेरियल हैं जो हाई लेवल वेस्ट नहीं है, बिल्कुल लो लेवल में आते हैं, उनको हम कहीं अलग अलग जगह भी यूज करते हैं। जैसे हमारा मेडिकल अप्लायंस हो गया, वहाँ पे यहाँ पे एक्सरे करवाने जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या आते हैं, रेडियोएक्टिव मटेरियल ही यूज होते हैं। इंडस्ट्रियल अप्लायंस में भी यूज होते हैं और रिसर्च में भी यूज होते रहते हैं, ठीक है। जैसे हम कहीं सेंसर होता है, जो सेंसर क्या होता है, हम रेडियोएक्टिव मटेरियल ही यूज करते हैं, उसमें रेंज निकलती है, फिर वो तुरंत हमको फिर से रिफ्लेक्ट होकर फिर बैक आते हैं, फिर उसे हम सेंस कर लेते हैं, ठीक है। आजकल घर में भी यूज होने लगता है कि आप सामने खड़े हो जाएंगे तो दरवाजा ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, या फिर आपको जो वॉश बेसिन है वहाँ से क्या होता है, तुरंत वाटर ओपन होने लगता है, जैसे आप हैंड करते हैं बेसिन के सामने तो वाटर आने लगता है। तो ये सब क्या है, उसमें भी कुछ ना कुछ मटेरियल से रेडियोएक्टिव मटेरियल जो सेंसिटिव मटेरियल है वो वहाँ पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, जहाँ से वो रेडिएशन निकलते रहते हैं हमेशा। तो हमारे आते हैं न्यूक्लियर वेस्ट में साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा न्यूक्लियर वेस्ट। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन क्या होता है। साथियों प्रोलिफरेशन मतलब किसी काम का तेजी से बढ़ना, ठीक है, क्या होता है, किसी काम का, किसी भी चीज़ का तेजी से वृद्धि होना, वो आता है हमारा प्रोलिफरेशन। तो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन मतलब क्या है कि हम देख रहे हैं कि न्यूक्लियर इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि बहुत अधिक तेज आ रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। जैसे हम सब लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने में के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो उसको हम यहाँ बोल रहे हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। तो यहाँ बोला जा रहा है कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन इज द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी टू कंट्रीज दैट डू नॉट करंटली पोसेस इट। देखिए कुछ तो हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो आप इसके यहाँ शांत हैं कि मेरे पास हैं, लेकिन जिनके पास नहीं है वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आए, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आए। मुश्किल से अगर मान लीजिए 5 to 10 कंट्री जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो क्या है, वो सेफ है, सिक्योर मान रहे हैं अपने आप को, तो अभी ज़्यादा उस पर वर्क नहीं कर रहे। लेकिन मोर देन जब और सभी कंट्री हैं, मोर देन 200 कंट्रीज हैं, उसमें से जो कि जिन कंट्री के पास नहीं है वो कोशिश करें हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हों। इसलिए क्या हो रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। दिस कैन बी ए सीरियस सिक्योरिटी रिस्क भी सकता है, एज इट कुड लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम्स, ठीक है। इसके लिए क्या था, अब यहाँ पे देखिए, जानते हैं ना कि हमारे यहाँ न्यूक्लियर वेपन का एक बढ़िया क्रेज चल रहा है कि हर कंट्री सोच रहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है। क्योंकि ऐसा क्या है
कि यहाँ पे एक वार में हम अधिक से अधिक लोगों को यहाँ तबाह कर सकते हैं, सैकड़ों एरिया हम यहाँ तबाह कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक वार चल रखी है, ठीक है। इसको हम यहाँ बोल रहे हैं न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, ठीक है। ये हम बात करते हैं इसमें क्या क्या कॉन्सर्न है, क्या क्या चिंता की बातें हैं, जिस कारण हम इस पर पढ़ाई कर रहे हैं। पहला तो यहाँ पे एक कॉन्सर्न है कि द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वार। यदि हमारे पास सभी कंट्री के पास क्या होगा, वेपन्स हैं, ठीक है, और द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वार इंक्रीज, क्योंकि सभी बोलेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियर है, वेपन्स है, हम भी इस लड़ाई में या फिर इस वार में हम हिस्सा ले सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर वार कुड हैव अ डिवास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत ही बड़े रूप में यहाँ पे डिवास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस है, बहुत बड़े रूप में तबाह कर सकता है। विद द पोटेंशियल टू किल द मिलियंस ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ पीपल को ये किल कर सकते हैं, मार सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। काज वाइड स्प्रेड ऑफ इन्वायरमेंटल डैमेज, और साथ में ये कह सकता है इन्वायरमेंट को डैमेज कर सकता है। आपको नागासाकी और हिरोशिमा का एक एग्जाम्पल अभी तक पता है, ठीक है, जो हमेशा आपको पढ़ाया जाता है। तो ये चीज़ क्या है, वहाँ पे इन्वायरमेंटल पूरा चेंज हो गया, ठीक है, मिलियंस ऑफ पीपल वहाँ पे मारे गए। तो ये चीज़ हो सकता है, इसी संभावना है। तो इसकी ये भी एक चिंता का विषय है। द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म, ये भी एक विषय है। इसमें क्या होता है, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स कुड फॉल इनटू द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। अब मान लीजिए बाय द वे जो टेररिस्ट हैं वो उनके हाथ में ये न्यूक्लियर वेपन्स चले गए, तो क्या हो सकता है, उनका तो काम ही है, टेररिज्म का काम ही है कि सभी को उड़ा देना। विच कुड यूज देम अटैक द सिविलियन टारगेट्स, वो सिविलियन को भी मार सकते हैं, वो अटैक कर सकते हैं सिविलियन को, और ये क्या हो जाएगा, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन जाएगा, एक डर बना रहेगा हमेशा के लिए। द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल, कंट्रीज विद न्यूक्लियर वेपन्स कुड यूज देम टू ब्लैकमेल अदर कंट्रीज और टू द अचीव देयर पॉलिटिकल गोल्स। आपको पता ही है क्या हो रहा है कि जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो बोलते हैं कि मैं आज हमेशा आ रहा। देखिए अभी रशिया यूक्रेन चल रहा था, तो रशिया बोल रहा मेरे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, कभी मैं इसको हम लगा सकते हैं, न्यूक्लियर वार आने वाला है, वर्ल्ड वार 3 होने वाला है। तो ये सब हमेशा आपको न्यूज़ में आ रहा था। तो क्यों, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वार है और वो उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं कि आप लड़ाई मत करो। और रशिया क्या करना चाहता था, यूक्रेन को क्या करना था, कब्जा करना चाहता था। तो क्या होगा, डर के मारा क्या करेगा, यूक्रेन खुद ही आ सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ एक पॉलिटिकल गोल से किसी भी दूसरे कंट्री को अपने आप में अंडर में ला लेना, ठीक है। तो इसके लिए भी हम न्यूक्लियर को अब हम यूज कर सकते हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा चीज़ नहीं है साथियों, ठीक है। दिस कुड बी डिस्टेबल इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशनशिप है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा और एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कंट्रीज के बीच में। तो ये हमारा कुछ कॉन्सर्न्स हैं जो हमको चिंता का विषय बना हुआ है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन से, मतलब कि बढ़ते हुए जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनसे। अब इसको में देख सकते हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। इसको प्रिवेंट करना हो तो हम क्या क्या हमारे पास रेमेडीज होनी चाहिए, कैसे हम इसको हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक काम कर सकते हैं, स्ट्रेंथनिंग द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ट्रीटी मतलब साथियों एक एग्रीमेंट है, ठीक है। सभी जो कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनसे हम एग्रीमेंट साइन करवा सकते हैं। देखिए, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर एंड द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम। मतलब साथियों ये जो हमारे शासन में एक महत्वपूर्ण आधार साबित हो सकता है हमारा जो NPT है, मतलब कि जो हमारी ट्रीटी रहेगा जो हम न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पे कर रहे हैं, ठीक है। इट प्रोहिबिट द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू न्यू कंट्रीज, ये रोक सकता है, जैसे न्यू कंट्रीज में हम इसमें रोक लगा सकते हैं कि आप न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाइए। और जो इनके पास कंट्रीज हैं, द रिक्वायर्स कंट्री दैट ऑलरेडी हैव न्यूक्लियर वेपन टू वर्क टुवर्ड द इवेंचुअल एलिमिनेशन, और जिनके पास ऑलरेडी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको हम बोल सकते हैं कि आप इसको धीरे धीरे एलिमिनेट करिए, इसको आप वेस्ट करिए या फिर इसको आप डिस्पोज कर दीजिए, ठीक है, ताकि आप भी इसको यूज ना कर पाएँ, क्योंकि बहुत ही भयानक होने वाला है यदि आप कुछ न्यूक्लियर वेपन का वार चल गया तो, ठीक है। हम एक ट्रीटी यूज कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज के बीच में। ऐसा कुछ हुआ भी है, कुछ कंट्रीज ने साइन भी किया है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इंप्रूविंग न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर सिक्योरिटी मेजर आर डिजाइन टू प्रिवेंट द न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम फॉलिंग देम इनटू द रॉन्ग हैंड्स। हम कुछ ऐसे सिक्योरिटी बना सकते हैं कि जैसे मैंने अभी बात किया, अगर टेररिज्म के हाथों में चला गया तो क्या हो जाएगा, वो इसका रॉन्ग यूज करने लगेंगे। कुछ ऐसी सिक्योरिटी बनाए, कुछ ऐसा डिजाइन किए ताकि ये किसी गलत हाथों में ना जा पाए। दीज मेजर्स इंक्लूड फिजिकल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड कंट्रोल मेजर्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल। इसमें क्या कर सकते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है, कितने हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स उसको देखना और कंट्रोल करना, और एक्सपोर्ट को कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज क्या है बना के इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उसको भी कंट्रोल करना कि ज़्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट ना कर पाएँ वो। तो सभी देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो जाएंगे तो सभी देश अपने आप को सेफ मानेंगे और कभी सोचेंगे कि हम किसी और पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी को इम्प्रूव करके हम इस नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन को हम रोक सकते हैं। अगर हमारा आता है प्रमोटिंग न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इसमें हम क्या करें कि न्यूक्लियर जो डिसआर्मामेंट लोग जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको बोलें कि आप इसको एज ए आर्मामेंट मत यूज करें, ठीक है, न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाएं। न्यूक्लियर्स हैं आपके पास
है न्यूक्लियर आपको पावर है तो उसको कहीं और यूज करिए, किसी और चीज़ में यूज करिए, लेकिन इसको एज आर्मामेंट मत यूज करिए, ठीक है। तो यहाँ बोला कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इज अल्टीमेट गोल ऑफ द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन रिजीम, इट वुड बी रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूक्लियर वार एंड मेक द वर्ल्ड अ सेफर प्लेस, ठीक है। तो वही कह रहे हैं ना कि इसको एज आर्मामेंट मत यूज करिए, जो आर्मामेंट बने हुए हैं उसको आप डिस्पोज कर दीजिए, उसको कोशिश करिए कि उसको ख़त्म कर दीजिए, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दीजिए कहीं से अच्छी जगह टाइप से, ठीक है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसानी से सिंपल भाषा में उम्मीद करता हूँ आपको समझाने की, और आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक पूरा प्लेलिस्ट जरूर शेयर करिएगा ताकि उनको भी समझ में आ जाए सभी टॉपिक को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तो साथियों अब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट मतलब जानते हैं क्या होता है और चेंज कैसे चेंज हो रहा है। देखिए आप देख रहे हैं पहले हमारे हरियाली थी, अब क्या हो रहा है, सूखापन आता चला जा रहा है। आप देख रहे होंगे टेम्परेचर राइज कर रहा है, दिन ब दिन मौसम का जो जलवायु चेंज होता चला जा रहा है, ठीक है। जो हमारा एक सीजन था, आप जानते हैं इंडिया में चारों जितने ऋतु होते हैं उनका जो टाइम है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो क्या है, सब क्लाइमेट चेंज का ही इफेक्ट है, जो उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं क्लाइमेट चेंज इज द लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन द टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। मौसम के पैटर्न है, जो टेम्परेचर का शिफ्ट है जो लॉन्ग टर्म है, वो हमारा क्या है, क्लाइमेट चेंज है। इट इज कार्ड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज, जो हम ह्यूमन एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, इसी का एक कारण है जिस कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जैसे हम क्या करते हैं, अधिक से अधिक मात्रा में जो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो रही हैं और टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर का, ठीक है। तो यही बोला गया ना, द गैसेस ट्रैप हीट, जो टाइप को हीट कर लेते हैं, ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जाने देती, जिससे हमारा पूरा प्लेनेट क्या होता है, जो होता जा रहा है गर्म वार्म होता चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज ऑलरेडी हैविंग अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द प्लैनेट, पहले से हमारे ऊपर एक सिग्निफिकेंट ऑलरेडी एक इम्पैक्ट पड़ चुका है। आप देख रहे होंगे सारी चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट वर्स इन द फ्यूचर। क्या होगा, ये संभावना की जाती है कि जो फ्यूचर में इसकी कंडीशन और भी खराब हो सकती है। जैसे द सम ऑफ इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल, हमेशा न्यूज आती है कि जो हमारे सी लेवल है वो हमेशा राइज हो रहा है, ठीक है। उसका जलस्तर क्या होता है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। हमारे ग्लेशियर हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो जो हमारे ग्लेशियर वो भी पिघलते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे जो वाटर आएगा कहाँ पे आएगा, सी लेवल पे आएगा। मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जानते हैं कि हमारे वेदर्स जो हैं हमेशा चेंज होते चले जा रहे हैं, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं चक्रवात आ रहा है, सब कुछ। और चेंज इन प्लांट एंड एनिमल लाइफ, आप देख होंगे प्लांट भी, उनका जो शेप था पहले, जो हरियाली थी, जो और सारी चीज़ें थी, पॉल्यूशन कारण वो हमारी प्लांट के जो क्षमता थी, फैसिलिटी थी, क्या कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करना, ऑक्सीजन को उत्सर्जित करना, वो भी चेंज होता चला जा रहा है। और बहुत सारे एनिमल लाइफ में आपको चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। उनके लिविंग में आपको देखने को मिल रहा होगा, जो पहले जैसे रहते थे वो अब वैसे नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, क्लाइमेट चेंज है। आप साथ एक बार देखते होंगे, जब किसान को देखिए तो हमेशा, यदि आप एक किसान फैमिली से बिलोंग करते होंगे, आप देखिएगा पहले आप जिस टाइम में धान की रोपाई कर लेते थे, अब उस टाइम पे धान की रोपाई में बारिश हो ही नहीं रही है, ठीक है। अब क्या कर रहा है किसान, क्या कर रहा है कि कहीं से समरसेबल को जुगाड़ करके, कहीं वाटर पंप को जुगाड़ करके उस टाइम पे जो धान की रोपाई तो कर देता है। लेकिन जब जो हमारा वेदर इतना चेंज हो चुका है कि जब धान की कटाई होने लगती है तब जाके वेदर गिरता है। जब बारिश होने लगती है तो जो धान पका हुआ है, जो धान की कटाई करनी थी, वो भी फसल नष्ट हो जाती है। तो मतलब कि पूरी प्रकार से देखिए सीजन इतना लेट हो चुका है कि पहली बात तो खुद से मेहनत करके जिस टाइम पे उसको बारिश होनी थी बारिश नहीं हुई, और दूसरे टाइम पे जब उसकी कटाई करनी थी उस टाइम पे बारिश हुई और जो हमारा फसल था वो नष्ट हो जा रहा है। तो ये क्या है, क्लाइमेट चेंज का ही एग्जाम्पल है। आप कभी देखिएगा, कभी किसान से, कोई भी फार्मर से बैठ के देखिए कि अब क्या हो रहा है, कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, क्या चेंजेज हुए हैं, टाइम से फसलें क्यों नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो खुद ही बताएगा पहले कैसे होता था, कब हमने क्या क्लाइमेट चेंज हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और डिटेल बात कर लेते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। ये बताया जा रहा है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है, ठीक है, जो 19th सेंचुरी के बाद से वो लगभग 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ठीक है। कितना, 1 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा होता है। एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर की बात कर रहे हैं साथियों, हो सकता है किसी कंट्री में ज़्यादा हो, किसी कंट्री में कम हो, लेकिन एवरेज की बात करें तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, जो आगे चल के बढ़ता ही जाएगा। द रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज इज एक्सेलरेटिंग, मतलब कि क्लाइमेट चेंज का जो रेट है वो हमेशा बढ़ रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू डू सी इन फ्यूचर, अब फ्यूचर में भी ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बढ़ता ही जाएगा। द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज आर ऑलरेडी बीइंग फेल्ट अराउंड द वर्ल्ड, हमेशा हमको महसूस कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि आप किसी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में देखा जा रहा है कि हर जगह क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इसका इफेक्ट पड़ रहा है।
ठीक है। और ये बताया जाता है कि फ्यूचर में ये समस्या और भी गंभीर हो सकती है। और साथियों ये एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, मतलब साइंटिफिक एक चिंता का विषय है। ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है क्लाइमेट चेंज इज रियल, क्लाइमेट तो चेंज तो होने वाला है, और ये भी प्रूव हो चुका है कि ये इसका जो मुख्य कारण है वो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है जो हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले कार्स नहीं चलते थे, आप देखिए रोड पे कार्स की लाइन लगी हुई है। ठीक है, पहले घरों में एसी नहीं होती थी, अब देखिए घरों में एसी लगी हुई है। ठीक है, हर ऑफिस में एसी लगी हुई है। ये क्या है? इसके कारण हमारी गैसेस होंगी जो हमारे ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट जाकर एटमॉस्फेयर में रहेंगी, जिस कारण हमारा जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेयर में जा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये कारण रहेगा हमारा। देर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिस कारण हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, और इस क्लाइमेट चेंज को भी थोड़ा सा इफेक्टिव में कम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं सभी चीज़, आप जान रहे हैं किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसों को कम किया जा सकता है, आप इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए कारण क्या क्या है क्लाइमेट चेंज के, तो हम बता देते हैं। पहला ग्रीन हाउस है, आप जानते ही हैं ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। जैसे हम मोटर व्हीकल चलाते हैं, ठीक है, तो फिर जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, वो क्या आ रही हैं कि एटमॉस्फेयर में जाकर के ट्रैप हो जा रही है, मतलब कि एक लेयर के ऊपर वो जा ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, अब की बार जो सन की हीट आती है हमारे अर्थ तक, ठीक है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उस एक लेयर बन गया है, एक घर बन गया, उसके बाहर वो जा नहीं पा रही हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इसी कारण वहीं पर टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, जिस कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बोला गया द ग्रीन हाउस इफेक्ट इंटेंसिफाई द फ्रॉम ह्यूमैनिटी, जो हमारी ह्यूमैनिटी से आ रही है, इमिटेड मोर ग्रीन हाउस गैसेस काजिंग ग्लोबल वार्मिंग, एक्सट्रीम वेदर एंड राइजिंग सी लेवल्स। हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, और हमारा जो सी लेवल्स हैं उनका भी राइज हो रहा है, उनको भी हम जलस्तर हमको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगला हमारा डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन एंड क्लाइमेट चेंज ऑफन गो हैंड इन हैंड। ठीक है, मतलब कि जंगलों की कटाई हो रही है अधिकतर, या फिर जंगल खत्म होते जा रहे हैं, वो हमारा आता है डिफॉरेस्टेशन में। नॉट ओनली डज क्लाइमेट चेंज इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन बाय द वाइल्ड फायर्स एंड द अदर एक्सट्रीम वेदर। मतलब कि ऐसा नहीं कि जो डिफॉरेस्टेशन है वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज का कारण है, जैसे हमारे जंगलों में आग लग जाती है या फिर जलवायु चेंज के कारण हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट डिफॉरेस्टेशन इज ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, इस कारण हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सॉरी बाई जो सिर्फ हमारे वाइल्ड फायर से या फिर एक्सट्रीम वेदर से हमारे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन भी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, आप देखते होंगे, आप रोड पे जाते हैं, एक चीज़ देखिए, रोड पे है, आप कहीं बगल में एक पेड़ है, ठीक है, वहाँ पे आप रुकते हैं ना जब ट्रैफिक हो जाती है, तो जहाँ पे पेड़ है वहीं पर रुकने की कोशिश करते हैं ना, जब छाया होता है वहाँ देखिए कितना ठंडा होता है, लेकिन वहीं रोड पर देखिए कितना टेम्परेचर हाई होता है। तो क्या है, जब सिर्फ एक पेड़ से इतना इफेक्ट हो रहा है, तो बताइए जंगलों से टेम्परेचर को इतना ठंडा किया जा सकता है। पूरे जंगल होते हैं ना, तो पूरे जो उसमें होते हैं वो थोड़ा सा वो कम करने की कोशिश करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा रिड्यूस करवाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जंगल का जो हमारे फॉरेस्ट का बहुत ही इफेक्ट होता है हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में। डिफॉरेस्टेशन इज द सेकंड लीडिंग कंट्रीब्यूटर टू द ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस और क्लाइमेट चेंज। सेकंड मेजर इफेक्ट है जो हमारे ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रीब्यूट कर रही है, क्लाइमेट चेंज को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, थर्ड आता है हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज इज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स साथियों जैसे बताया ना, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, मतलब पेट्रोलियम हो गया, गैसेस हो गई। ठीक है, ये हमारे फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, जिनको हम बर्न करते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए या फिर हीट करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सबसे अधिक मात्रा में तो आपको अभी ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी देखने को मिलेगी, जिसके हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं। और बर्न पूरी तरह से नहीं हो पाता, जिसमें हमारा कार्बन एमिशन बढ़ता है और ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण बनता हुआ चला जा रहा है। ऑफ दीज फैक्टर्स ट्रांसपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ कार्स। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है, कार में, ट्रक में, शिप में, ट्रेन में और प्लेन्स में इमिट द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती हैं, इमिट करती हैं, स्पीडिंग ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, जिस कारण ग्लोबल वार्मिंग हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है, और रिमेनिंग द सिग्निफिकेंट काज टू द क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज का एक कारण बनता हुआ चला जा रहा है। तो कुछ हमारे कारण जो क्लाइमेट चेंज को हम देख सकते हैं। ठीक है, और इफेक्ट क्या क्या हो रहा है हम उसको भी देखते हैं साथ ही हम। ठीक है, हमने क्या क्या देखा, क्लाइमेट चेंज क्या है, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या क्या हैं, आइए हम बात करते हैं इफेक्ट क्या क्या पड़ रहा है। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे कि मैं कई बार बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार आपको मैटर मिल जाएगा ना, तो आप आसानी से इसको कर डालेंगे, आप पढ़ भी लेंगे। ठीक है, द राइजिंग सी लेवल। आप पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जो हमारे आइस कैप्स हैं और जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, जिसके कारण हमारा जो समुद्र का लेवल है वो हमारा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं उसमें हम, जैसे कोई समुद्र है उसके जो कोस्टल एरिया जो बगल वाले एरियाज हैं
उनका जब उसमें सी लेवल बढ़ेगा तो बगल जो घर बने हो क्या होगा, वहाँ तक उसका जलस्तर जाएगा, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डूब रहे हैं। और जो हमारे बगल की कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए एक डर 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 बना हुआ है, सी लेवल बढ़ेगा तो हम कहाँ जाएंगे। ठीक है। मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जैसे एक्सट्रीम वेदर मतलब जो नुकसान इवेंट्स हो रहे हैं, बहुत मतलब कि हानि जो इवेंट्स, देखिए एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, क्लाइमेट चेंज इज काजिंग मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स सच एज हीट वेव्स आता है कभी कभी, ठीक है, हमेशा आप देखने को मिल जा रहा है, ड्राउट देखने को, सूखा देखने को मिलता है, फ्लड देखने को मिल जाता है, और वाइल्ड फायर जंगलों में आग भी लग जाती है। क्या है, ऐसे इवेंट हैं जो हमको होने नहीं चाहिए थे, लेकिन अब क्लाइमेट चेंज कारण अधिकतर आपको देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है। दीज इवेंट्स आर काजिंग डैमेज अप टू प्रॉपर्टी को तो डैमेज कर रहे हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बर्बादी कर रहे हैं, और दे आर आल्सो काजिंग द लॉस ऑफ लाइफ। अब देखिए, अगर आप वहाँ पे कोई वाइल्ड फायर हुआ है, जंगलों की आग हुई, तो वहाँ पे जो जीव जंतु हैं कुछ तो जलेंगे ही ना जलेंगे, इनके छोटे छोटे पक्षी हैं वो कहाँ जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ेगा वहीं पे मर जाएंगे। ठीक, यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हो रहा है। ठीक है। चेंजेज इन एग्रीकल्चर यूल्स, जैसे मैंने बताया था कि एक फसल को कैसे नुकसान हो रहा है क्लाइमेट चेंज होने से। क्लाइमेट चेंज काजिंग चेंजेज इन एग्रीकल्चर यूल्स, जो हमको एग्रीकल्चर से जो हमको मिल रहा था उसको भी चेंज कर रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा था। सम क्रॉप्स आर बिकमिंग मोर डिफिकल्ट टू ग्रो, ठीक है, वो बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, डिफिकल्टी मिल रही है किसानों को। देखने को पड़ता है कि फलों में कोई ना कोई, सॉरी फसलों में कोई ना कोई रोग आ जाती है, फिर टेम्परेचर के कारण वो सही से ग्रो नहीं कर पा रही हैं। वेल अदर्स आर बिकमिंग मोर सस्टेनेबल टू पेस्ट एंड डिसीज, जबकि कहीं कहीं ये देखा जाता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत सारे उसमें रोग लग जा रहे हैं, कई सारे उसमें डिजीज आ जा रही हैं। ठीक है। तो ये भी हमको देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण। दिस इज थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी अराउंड द वर्ल्ड, इसका क्या हो सकता है, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो हमारी फूड सिक्योरिटी है, वो एक फूड सिक्योरिटी जो हमारे पास होनी चाहिए, मतलब जो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फूड होने चाहिए, अनाज होने चाहिए, वो नहीं रह पाएंगे। ठीक है। अब अगला बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्लाइमेट चेंज इज काजिंग द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब सकते हो जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं ना, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, अलग टाइप के हैं, चेन बना हुआ है, ठीक है, उनको हम बोल रहे हैं बायोडाइवर्सिटी। एट द अर्थ टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो जो मैनी स्पीसीज अनेबल टू अडाप्ट, छोटे छोटे स्पीसीज हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसको अडाप्ट नहीं कर पाएंगे, और क्या हो जाएंगे, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मतलब कि वो टेम्परेचर से जो हमारे एटमॉस्फेयर से चले जाएंगे। आप देखते होंगे बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो आपको देखने को नहीं मिलता है, छोटे छोटे पक्षियाँ होते थे, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते थे, एक जुगनू होता था, तितलियाँ आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है, ये सब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है जो टेम्परेचर कारण हमारे और क्लाइमेट चेंज कारण हमको देखने को मिल रहा है। इससे क्या होगा, दिस इज हैविंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। तो कैस्केडिंग इफेक्ट क्या है, आप जानते हैं कि एक पूरा चेन होती है, एक श्रृंखला होती है जो हमारे जंतु को, जैसे हम पता होगा पढ़े होंगे, कुछ कीड़े खड़े होते हैं, उनको मेढक खाता है, मेढक को क्या होता है, सांप खाता है, सांप को ईगल खाता है, ईगल खा के जब मरता है तो उसके बाद फिर छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं उनसे वो भूल बनता है, पूरा चेन हो रहा है। लेकिन अगर उसमें से एक चीज़ चला गया ना, तो पूरा जो ये संतुलन है ना वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इस कारण यहाँ बोलते हैं इसको कैस्केडिंग इफेक्ट। हम छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके कारण हमारा जो रिजल्ट आ रहा है बहुत बड़ा रिजल्ट आ रहा है, जो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो ये कुछ साथियों इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो साथियों मैंने आज बात किया कि हमारा वर्ल्ड एनर्जी सिनेरियो क्या है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया की मैंने बात किया, ठीक है, न्यूक्लियर वेस्ट एंड प्रोलिफरेशन की बात किया, और क्लाइमेट चेंज की बात किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और साथियों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने तक दोस्तों से जरूर शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ वीडियो आ गई है, आप इसको देख सकते हैं और एग्जाम में आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि आपके पास कोई क्वेरी हो तो कमेंट जरूर करिएगा साथियों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।